नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 9, पाठ 2, न्याय मंत्री। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पहला प्रश्न यह आता है कि न्याय मंत्री किसे कहते हैं? तो न्याय देने वाला मंत्री या व्यक्ति, आज के ज़माने में जिसे हम जज के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे, मैडम हम कहाँ जज बनने वाले हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, याद रखो, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपको, मुझे, सभी को जज के रूप में काम करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न ये है कि यह बात हमारे अध्ययन में क्यों रखा होगा? तो हमने 2 बात जान ली है कि भारत में जो न्याय तंत्र है उसके ऊपर विश्वास करें। अगर कहीं पर न्याय मंत्री के रूप में हमें काम करना पड़े तो भी हम काम कर सकते हैं। अभी तीसरा प्रश्न देखो, क्या न्याय मंत्री ही सिर्फ जज होता है? तो नहीं, जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जहाँ पे हम सबको एक न्याय मंत्री के रूप में काम करना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। देखो, आपके वर्ग में मॉनिटर जो है वो भी एक न्याय मंत्री के रूप में काम करता है। दूसरा उदाहरण देखो, आपके 2 मित्र आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप वहाँ उपस्थित हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आके पूछता है कि दोनों में गलती किसकी थी, तो आपको भी वहाँ पे न्याय मंत्री के रूप में काम करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक अच्छे न्याय मंत्री के क्या गुण होने चाहिए? तो बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। क्या न्याय मंत्री पक्षपाती होना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वह अपने फायदे के बारे में सोचता होना चाहिए? तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर हमेशा सत्य की राह पर चले, सत्य का साथ दे, ऐसा ही न्याय मंत्री होना चाहिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, यह जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अपने इकाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है न्याय मंत्री। ये एक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा कहानीकार का परिचय देखेंगे। न्याय मंत्री कहानी सुदर्शन जी ने की है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनगत, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भगवंती। विद्यार्थी मित्रों, यह हो गया हमारा कहानीकार का परिचय। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम अभी हमारी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते। न्याय मंत्री। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे।
बात उस समय की देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल की बातें सुन परदेशी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा मांगी। कई दिन व्यतीत हो गए। शिशुपाल इस घटना को लगभग भूल से गए। अचानक एक दिन शिशुपाल के घर का पता पूछते हुए कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उनकी समझ में नहीं आया कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुला भेजा है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सोचने लगे, कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। इसी असमंजस में पड़े वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का दिल धड़कने लगा तथा माथे पर पसीना चमकने लगा। क्या बात हो सकती है? शिशुपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे। उन्होंने मुस्कुराकर शिशुपाल को देखा। शिशुपाल जी, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। उस दिन का परदेशी जिसको आपने अपने घर में शरण दी थी, मैं ही था। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल उस घड़ी को कोसने लगे। जाने मुंह से क्या निकल गया, किंतु अब महाराज को मना भी नहीं कर सकते थे। अपनी घबराहट को छिपाकर संयत हो गए और फिर सिर उठाकर बड़ी शांति से कहा, सम्राट की आज्ञा से आंखों पर, मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से मैं आपको न्याय मंत्री घोषित करता हूँ। अपनी कथनी को सिद्ध करके दिखाइए। सम्राट अशोक की राजमुद्रा शिशुपाल के हाथ में थी। उन्होंने झुककर राजा का अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर राजमुद्रा माथे से लगा ली। शिशुपाल अब महाराज अशोक के न्याय मंत्री थे। उन्हें अपने कथन की लाज रखनी थी। सब कुछ भूलकर वे राज्य की समुचित व्यवस्था में जुट गए। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। चारों ओर धूम मच गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजों में ताले लगाना भूल चले थे। न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की चारों ओर चर्चा थी। ऐसा न्याय मंत्री तो पहले कभी नहीं आया। लोग उनकी वाहवाही करने लगे। दिन बीतते गए। प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न व संतुष्ट थी। अचानक एक रात विस्फोट हुआ। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। चारों ओर दुख और विस्मय की लहर दौड़ गई। इतनी सुचारू व्यवस्था में ऐसी घटना कैसे घटी? किसने इतनी हिम्मत दिखाई? शिशुपाल स्वयं बहुत अचंभित थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। खाना पीना छोड़ वे दिन रात अपराधी का पता लगाने में जुट गए। हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, किंतु शिशुपाल ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत अधिक भागदौड़ करने के पश्चात जब शिशुपाल के सामने अपराधी का नाम आया तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उस पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। रक्षक ही भक्षक बन गया। शिशुपाल के लिए निर्णय लेना अत्यंत दूभर हो गया। निरपराध पहरेदार की हत्या। शिशुपाल सोच सोचकर परेशान थे। महाराज ने ऐसा क्यों किया? एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर कर्तव्य। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय तो न्याय है। न्याय मंत्री के सम्मुख सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे निर्धारित समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। शिशुपाल के आते ही उन्होंने पूछा, न्याय मंत्री, हत्यारे का पता चला? न्याय मंत्री गर्दन झुकाए चुप खड़े रहे। सम्राट अशोक के चेहरे पर क्रूर मुस्कान छलकने लगी। बस
हो गए चुप। मैं न कहता था बातें करना सरल है, न्याय मंत्री का पद संभालना अत्यंत कठिन। शिशुपाल ने आगे बढ़कर सम्राट के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा, अपराधी का पता चल गया महाराज, पर एक दुविधा है। दुविधा कैसी? अपराधी को दरबार में पेश करो, अशोक ने कड़क कर कहा। वह दरबार में ही है। शिशुपाल ने सिर उठाकर महाराज की ओर देखा। दरबार में है? फिर देर क्यों? हथकड़ी पहनाओ। सम्राट अशोक क्रोधित हो उठे। शिशुपाल कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को बुलाकर कहा, महाराज को हथकड़ी पहना दो। दरबार में तहलका मच गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना साहस? न्याय मंत्री का चेहरा निर्विकार था। उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अपने शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने हथकड़ी महाराज की ओर बढ़ा दी। दूसरे ही क्षण सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। शिशुपाल ने कहा, अशोक, तुमने उस रात उस पहरेदार की निर्ममता से हत्या की, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, किंतु वह बहुत बदतमीज और उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया, वह एक राजकर्मचारी था, उद्दंड था, बदतमीज था, किंतु तुम उसे जान से कैसे मार सकते हो? तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। दरबार में निशब्दता छा गई। सभासदों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित करके दंडित भी किया जा सकता है। सम्राट ने सिर उठाकर शिशुपाल की ओर देखना चाहा, किंतु उसके अदम्य साहस, निर्भीकता और कर्तव्य निष्ठा के सम्मुख वे नतमस्तक हो गए। शिशुपाल से नजरें नहीं मिला सके। सम्राट स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे और शिशुपाल इस कठिन परीक्षा में सफल हुए थे। जो न्याय के सम्मुख किसी से नहीं डरता, वह मनुष्य नहीं, हीरा था। सम्राट का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर निर्णय सुनाया, सम्राट अशोक ने हत्या का अपराध किया है, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए, किंतु इन्हें सजा देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। मैं इन्हें चेतावनी देकर छोड़ता हूँ और इस सोने की मूर्ति को राजा के स्थान पर फांसी पर लटकाने की आज्ञा देता हूँ, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कितना अद्भुत न्याय था। सब लोग न्याय मंत्री की जय जयकार कर उठे। सम्राट अशोक ने शिशुपाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के चरणों में रख दी और कहा, महाराज, इसे वापस ले लें, मुझसे अब यह भार और नहीं उठाया जाएगा। सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से उन्हें देखा तथा गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपके अदम्य साहस को देख मैं आपका और भी प्रशंसक बन गया हूँ। आपके अतिरिक्त यह भार कोई उठा भी नहीं पाएगा। शिशुपाल निरुत्तर हो गए। उनसे कुछ कहते ना बना। दोस्तों, गृह कार्य में अभ्यास और स्वाध्याय लिखकर याद करने हैं। आभार।